Welcome to the journey of success through simplest and target-oriented approach. Like, subscribe, share, target with Professor P's Positive Way. Namaste प्यारे दोस्तों. Now in this video we're going to deal with the cases or the case of a noun. In order to understand the noun cases, first we're going to understand it through 3 example. हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल है राज गेव द एप्पल टू हिज फ्रेंड. तो यहाँ पर अगर हम राज को देखते हैं तो राज इज वर्किंग एज अ सब्जेक्ट. इस सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है. अगर सेकंड सेंटेंस की अगर बात कर लेते हैं, राज थ्रू द बॉल, तो द बॉल हियर एक्टिंग एज द ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है. और लास्ट सेंटेंस है हर फादर्स हाउस. तो फादर नाउन है. फादर नाउन के लिए हमने सफिक्स एपोस्ट्रोफी एस का यूज किया है. तो ये फादर्स एक पोजीशन इंडिकेट करता है, या फादर का हाउस, इसके लिए हमने ये नाउन इज वर्किंग एज अ पोजीशन. तो ऑन द बेसिस ऑफ नाउन की पोजीशन सेंटेंस में क्या है और द रिलेशनशिप ऑफ अ नाउन विथ द अदर पार्ट और अदर पार्ट्स ऑफ सेंटेंस या वर्ड के साथ किस तरह से रिलेशंस होती है, उसी को अगर हम नाउन कहते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ दैट वन वी गोइंग टू हैव दी 3 केसेस ऑफ नाउन के 3 केसेस है. तो हमने ये देखा कि केस का मतलब क्या होता है. केस का मतलब होता है नाउन का रिलेशन विथ द अदर पार्ट ऑफ वर्ड्स, और वी कैन बी से अदर पार्ट ऑफ अ स्पीच आल्सो. अगर नाउन सेंटेंस में सब्जेक्ट यूज होता है, अगर नाउन सेंटेंस में ऑब्जेक्ट यूज होता है, अगर नाउन सेंटेंस में पोजीशन की बात कर लेता है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी विल गोइंग टू क्लासिफाई द केसेस इनटू द 3 फॉर्मेट में हम उसको क्लासिफाई करेंगे. वन थिंग्स यहाँ पर अगर सब्जेक्ट के लिए मुझे किसी भी सेंटेंस में फाइंड आउट करना है तो आई विल गोइंग टू हैव द 2 क्वेश्चंस आल्सो. यहाँ पर जो वर्ब्स आता है, ये वर्ब्स होता है गिव. अगर इस सेंटेंस में मुझे सब्जेक्ट को फाइंड करना है तो क्वेश्चन इस तरह से होगा, हु गिव और हु गिव, या इवन इन समटाइम्स इन केस ऑफ थिंग्स और एनिमल्स आवर क्वेश्चंस विल बी द व्हाट. तो सब्जेक्ट को फाइंड करने के लिए विल हैव अ क्वेश्चंस बिफोर द वर्ब. तो बिफोर द वर्ब हम हु और व्हाट का यूज करेंगे. अगर इस तरह का यूज होता है तो हमें सब्जेक्ट मिलता है. इन केस टू फाइंड द ऑब्जेक्ट इन एनी सेंटेंस वी गोइंग टू हैव द क्वेश्चंस whom and what आफ्टर द वर्ब. तो यहाँ इस सेंटेंस में जो वर्ब आता है, ये वर्ब आता है थ्रू. अगर इस सेंटेंस के लिए मुझे ऑब्जेक्ट फाइंड करना है तो मेरा क्वेश्चंस होगा थ्रू व्हाट. थ्रू व्हाट टू आई गेट द आंसर्स बॉल. तो बॉल इज एक्टिंग एज द यहाँ पर ऑब्जेक्ट काम कर रहा है. इवन समटाइम्स इन सम सेंटेंसेस अगर कोई पर्सन्स ऑब्जेक्ट होता है तो इसको फाइंड आउट करने के लिए वर्ब के बाद मुझे टू हुम, फॉर हुम, इस तरह से क्वेश्चंस मुझे पूछना पड़ेगा. और इन केस ऑफ पोजीशंस के लिए मुझे क्वेश्चंस होगा हुज पोजीशंस. तो ये हुज पोजीशंस या इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं तो इट बिकम द वेरी इजी टू फाइंड आउट द केसेस ऑफ अ नाउन. वन मोर थिंग, जो केस ग्रामेटिकल टर्म्स आती है, इट इज ओनली एट्रीब्यूट टू द नाउन और प्रोनाउन के लिए ही ये केस बनती है. नाउ तो वी गोइंग टू क्लासिफाई द 4 नाउन केसेस. इस एग्जाम्पल में अगर नाउन सब्जेक्ट वर्क करता है तो उसे हम सब्जेक्टिव केस कहेंगे, या सब्जेक्टिव केस के लिए दूसरी अल्टरनेटिव टर्म्स आती है, उसी को हम नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं. अगर कोई भी नाउन यहाँ पर ऑब्जेक्ट यूज करता है तो उसके लिए हम ऑब्जेक्टिव केस कहेंगे. अगर पोजीशंस की बात आती है तो उसके लिए पॉजेसिव केस होगा.
और नाउन वी आर यूज इन अ सेंटेंस फॉर द एड्रेस पर्पज या किसी को कॉल करने के पर्पज के लिए कहते हैं, तो उसे हम वोकेटिव केस कहते हैं। तो वी हैव द 4 केसेस। तो 4 केसेस समराइज करते हैं। तो नॉमिनेटिव केस आता है या सब्जेक्टिव केस आता है। सेकंड केस जो आती है उसको हमने ऑब्जेक्टिव केस कहा है। थर्ड केस जो आती है उसके लिए हमने पजेसिव केस कहा है। और फोर्थ केस जो आती है उसके लिए हमने वोकेटिव केस कहा है। Again, objective case is divided into 2 more types also. But in order to understand the objective case, we must be aware about the types of object also. तो one more things also. यहाँ पर जिस तरह से हमने कहा we use the same noun, हम subject और object भी use कर सकते हैं। तो it is very clear from this charts also. तो कोई भी नाउन नॉमिनेटिव या ऑब्जेक्टिव केस में उसमें कोई भी चेंज नहीं होता। अगर नाउन प्लूरल फॉर्म है तो ये नॉमिनेटिव सब्जेक्टिव केस में भी वही रहेगा या ऑब्जेक्टिव केस में भी उसका फॉर्म वही रहेगा। बट इन केस ऑफ अ पजेसिव केस, नाउन्स और प्रोनाउन के लिए हम अपॉस्ट्रोफी एस का यूज कर उसे पजेशंस दिखाने की बात कर लेते हैं। Now we have again 2 more example. इस एग्जाम्पल में हमारा ध्यान रहेगा ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के लिए ब्रोक व्हाट ये क्वेश्चन आता है, तो सही आंसर आता है द विंडो। नाउ द सेम नाउन वी यूज एज अ सब्जेक्ट इन अ नेक्स्ट सेंटेंस आल्सो। तो ये लास्ट स्लाइड्स का जो करेक्शन आता है, नाउन में कोई भी चेंज नहीं आता अगर ये नॉमिनेटिव केस में है। At the same time, it is used in a objective case also. तो noun form will not going to change in a nominative and objective case, उसमें बिल्कुल change नहीं होगा। These things means सिर्फ questions या questions का जो who, what और whom अगर verb के before आता है तो definitely we get the answers in this forms also। या कोई भी वर्ब आता है उसके पहले अगर हु या व्हाट होता है तो हमें सब्जेक्ट मिलता है, या हु या व्हाट अगर हम वर्ब के बाद यूज करते हैं तो हमें ऑब्जेक्ट मिलता है। तो विल गोइंग टू डील अबाउट द सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस का यहाँ पर एग्जाम्पल है। नाउ सब्जेक्टिव केस के लिए एक रूल्स हमेशा याद होना चाहिए। दिस इज द वन एग्जाम्पल जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हमेशा होता है। अ बॉक्स ऑफ नायूज। तो ये नायूज प्लूरल फॉर्म में है। तो ये अगर प्लूरल फॉर्म में होता है तो इट बिकम्स दी वेरी कंफ्यूजिंग, जिस तरह से अकॉर्डिंग टू दी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो ये वो एग्रीमेंट ये कहती है अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर फॉर्म्स है तो वर्ब भी सिंगुलर फॉर्म होना चाहिए। अगर हमारे लिए सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म है तो वर्ब भी प्लूरल फॉर्म होना चाहिए। बट इन दिस केस नायूज इज अ प्रॉक्सिमल या नियर टू वर्ब है, तो वी फील ये सेंटेंस में जो सब्जेक्ट आता है ये एक प्लूरल फॉर्म है। बट एक्चुअली इस सेंटेंस में अगर हम थोड़ा गौर से देखने की कोशिश करेंगे तो अ बॉक्स ये सब्जेक्ट आता है और ये बॉक्स के लिए सिंगुलर नाउन है। तो सिंगुलर नाउन है तो वर्ब भी सिंगुलर आना चाहिए। तो इस सेंटेंस में करेक्शंस क्या होना चाहिए, तो वेयर की जगह ये वॉज होना चाहिए। तो इन ऑर्डर टू फाइंड आउट सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्ट को फाइंड करना है। सब्जेक्ट के बाद उसे हमें पूछना है वेदर इट इज सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म है। सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, अगर प्लूरल फॉर्म है तो हम उसे प्लूरल वर्ब जरूर यूज करेंगे। नाउ सेकंड type of a case is known as the objective case. But in order to understand the objective case, we must be well known through the 3 types of objective. तो किसी भी सेंटेंस में we have the 3 types of objective. डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव, इस तरह से हमने कहा डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव अगर हमें फाइंड आउट करना है तो मेरे पास क्वेश्चंस होगा लाइक व्हाट। तो लाइक व्हाट दे लाइक हर, तो लाइक व्हाट का आंसर आता है हर, देयरफॉर इट विल कंसीडर एज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव। अगर हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर हमारे लिए वर्ब्स आता है सेंड। तो आई सेंड अ मैसेज,
In order to find out the indirect objective in a sentence, send to whom, अगर ये questions हम पुट करते हैं तो डेफिनेटली वी गेट द आंसर्स टू देम. तो देम इज एक्ट एज अ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. और ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन जो थर्ड पार्ट आता है, जो प्रीपोजिशन के बाद जो ऑब्जेक्ट आता है उसको हम ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशंस कहते हैं. लेकिन ऑब्जेक्टिव केस में अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसी सेंटेंस में होता है तो इस नाउन के लिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए हम जो केस यूज करते हैं इट इज नोन एज द एक्विजिटिव केस. तो ये ऑब्जेक्टिव केस के हमारे पास 2 टाइप्स आते हैं. तो एक्विजिटिव केस हम किसे कहेंगे? अगर सेंटेंस में हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलता है. और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर मिलता है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए द टर्म इज यूज एज अ डेटिव केस. तो ऑब्जेक्टिव केस इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स. अगर हमें कोई थिंग या मे बी मोस्टली डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव केस आती है, अगर वर्ड से हम क्वेश्चंस पूछते हैं तो मोस्टली वी गेट द थिंग्स ऑल्सो, बट इट इज़ नॉट द 100% राइट. इवन वी गेट द पर्सन्स ऑल्सो. तो अगर पर्सन्स इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आता है तो उसके लिए हम डेटिव केस कहते हैं. तो सेकंड टाइप ऑब्जेक्टिव केस के अगेन इट इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स. One type is known as accusative case and second case is known as a dative case. Accusative case का मीनिंग होता है अगर किसी सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव होता है तो दिस नाउन एक्यूजेटिव केस में होता है. अगर किसी सेंटेंस में नाउन अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में होता है तो उसे हम डेटिव केस भी कह सकते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ दैट वन वी हैव द एग्जांपल ऑफ अ डेटिव केस के एग्जांपल है. तो इस सेंटेंस में थोड़ा हम गौर करेंगे. अगेन वी हैव द 2 more सेंटेंस ऑल्सो. यहाँ पर एक सेंटेंस हमने मेंशंस किया. दोनों सेंटेंस में फ़र्क क्या है? तो यहाँ पर फ़र्क देखो. वी गेव आवर डॉग अ बोन. अगर यहाँ पर गेव उसके बाद अगर हम व्हाट इक्वेशन पूछते हैं तो व्हाट का आंसर बोन आता है. तो बोन बिकम द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. और अकॉर्डिंग टू प्रीवियस स्लाइड इसी के लिए हम एक्यूजेटिव केस भी कहेंगे. अगर गेव के बाद अगर टू हुम ये क्वेश्चन हम पूछते हैं तो हमारे लिए आंसर्स आता है आवर डॉग. तो आवर डॉग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्टिव आता है, डेटिव केस भी आता है. लेकिन इस फर्स्ट सेंटेंस को जस्ट हम रिस्ट्रक्चर करने की कोशिश कर लेते हैं. तो दोनों में फ़र्क क्या आता है? अगर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को वर्ब के बाद यूज़ करना चाहते हैं तो डेफिनेटली फॉर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑलमोस्ट मेनी टाइम्स इट इज़ अ पर्सन्स और द एनिमल्स होता है. उसके पहले हमें यहाँ पर कोई प्रीपोजिशन यूज़ करना चाहिए. इस बात का ध्यान होना चाहिए. नाउ इन द सेम केस वी आर गोइंग टू हैव अनदर एग्जांपल्स आल्सो. दीज आर द एग्जांपल विद अस. यहाँ पर रामा गेव हरी अ बॉल. तो इस सेंटेंस को हम इस तरह से भी यूज़ करना चाहते हैं. लेकिन अगर बॉल को हमें पहले यूज़ करना है तो रामा गेव अ बॉल टू हरी. तो हरी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, उसके पहले हमने टू इस प्रीपोजिशन का यूज किया. नाउ लास्ट सेंटेंस देखो. फेच द बॉय अ बुक. तो अगर हमें बुक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले यूज करना है तो फेच अ बुक फॉर द बॉय. तो दिस इज जस्ट रीअरेंजमेंट. वी कैन यूज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आफ्टर द वर्ब्स ऑल्सो एंड इवन द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आफ्टर द वर्ब्स ऑल्सो. बट चेंजेस कहाँ पर होना चाहिए? अगर हमें यूज करना है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आफ्टर द वर्ब तो हमें केयर लेना चाहिए. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले वी हैव टू यूज द सम प्रीपोजिशन अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द सेंटेंस. सो दिस थिंग्स वी अंडरस्टैंड. यस, तो ये हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट देखा. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है तो उसको हम एक्यूजेटिव केस कहेंगे. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है तो उसके लिए हम डेटिव केस कहेंगे. हाउ टू फाइंड आउट द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट? तो वर्ब्स के बाद हम व्हाट क्वेश्चंस पूछेंगे और वर्ब के बाद टू हुम और फॉर हुम. अगर इस तरह का क्वेश्चंस आता है तो डेफिनेटली वी गेट द बोथ द केसेस आल्सो. नाउ थर्ड केस जो आती है, थर्ड केस के लिए हम वर्ब टर्म्स यूज करते हैं पजेसिव केस. पजेसिव केस का अल्टरनेटिव नाम भी आता है. दिस इज नोन एज द जेनिटिव केस आल्सो. तो पजेसिव केस इंडिकेट किसी नाउन का पजेशंस, ऑथरशिप हो, ओरिजिन हो, काइंड को इंडिकेट करने के लिए हम पजेसिव केस को यूज़ करते हैं. पजेशन केस का या पजेशन केस का हमारे लिए टोटली न्यू वीडियोज़ है. पर इन ऑर्डर फाइंड आउट द पजेशंस तो हमें क्वेश्चंस पूछना पड़ेगा हुज.
तो अगर हुज बिलोंगिंग्स है, इस तरह के सीगल्स फिश है, तो हु अगर इस तरह का हुज का क्वेश्चन आता है, अगर क्रीज सरप्राइज है, तो अगर हम हुज सरप्राइज से क्वेश्चन पूछता है तो हमारे लिए क्रीज आता है। तो बाय यूजिंग द अपॉस्ट्रोफी यस या नाउन के बाद हम अपॉस्ट्रोफी को यूज कर यहाँ पर क्रीज सरप्राइज की अगर बात आती है तो क्रीज में हीस यस साउंड का जिक्र होता है, तो विल नॉट गोइंग टू यूज अपॉस्ट्रोफी यस, जस्ट वी मार्क सिंबल ऑफ अपॉस्ट्रोफी। इस तरह से हम नाउन को पॉजेसिव केस या जेनेटिव केस में भी हम यूज कर सकते हैं। लास्ट केस जो आती है या लास्ट केस आती है जिसके लिए हम वोकेटिव केस इस टर्म का यूज करते हैं। वोकेटिव केस का मतलब होता है इन ऑर्डर टू एड्रेस समवन। वोकेटिव केस अगर हमें किसी को एड्रेस करना है तो एड्रेस के लिए हम इस टर्म यूज करते हैं, लेकिन हमेशा वोकेटिव केस ये कॉमा के बाद आते हैं। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो डायरेक्ट एड्रेस या किसी पर्सन के साथ अगर हमें डायरेक्ट कॉल करना है तो फॉर दैट पर्पस इंग्लिश में फोर्थ केस आती है। इस फोर्थ केस को हम वोकेटिव केस कहते हैं। तो आई नो योर सिस्टर्स, कॉमा आता है, वोकेटिव केस ऑलवेज ऑफसेट यूजिंग द कॉमा, तो जॉन यहाँ पर ये आता है, वोकेटिव केस आता है। तो वोकेटिव केस की और एक खासियत आती है, मेनी टाइम्स वोकेटिव केस किसी सेंटेंस में हम सब्जेक्ट के तहत बिल्कुल यूज नहीं करते, बट यूजुअली यहाँ पर डू नॉट ट्राई टू मेक अ मेस। इस सेंटेंस में वोकेटिव केस या फर्स्ट सेंटेंस में स्टेला देखो, यू मस्ट स्टार्ट द वर्क, तो वोकेटिव केस ये इंपेरेटिव मूड को ही इंडिकेट करता है। और इवन मेनी टाइम्स वोकेटिव केस में जो नाउन्स आता है इट डज नॉट वर्क एज अ सब्जेक्ट की तरह ही वर्कआउट नहीं होता। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। वोकेटिव केस हमेशा इंपेरेटिव मूड में इंडिकेट होता है और ये ऑब्सेट किया जाता है कॉमा के साथ। तो अगर हम इस तरह से इस चैप्टर को समराइज करने की कोशिश करेंगे तो वी हैव दी 5 टाइप्स ऑफ केसेस, और केस का मीनिंग आता है कि नाउन की पोजीशन सेंटेंस में कहाँ पर है। अगर ये सब्जेक्ट में आता है तो नॉमिनेटिव केस होगी, अगर ऑब्जेक्ट में आता है, लेकिन ऑब्जेक्ट में अगर ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है तो उसे हम एक्यूजेटिव केस कहेंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा तो उसके लिए डेटिव केस कहेंगे। अगर कुछ क्वेश्चंस अगर हम सेंटेंस में पूछते हैं तो पॉजिटिव केस इंडिकेट करता है। किसी पर्सन को एड्रेस करना है विथ हिज नेम्स तो इस नाउन के लिए हम केस यूज करते हैं, वोकेटिव केस को हम यूज करते हैं। होपफुली मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये सेशंस नाउन और प्रोनाउन की जो खासियत होती है, केसेस, ये अंडरस्टैंड हुआ होगा। धन्यवाद।